वेलकम बच्चों। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 17 ऑफ क्लास 8 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। पिछले सेशन में यानी पार्ट 2 में बच्चों हमने डिस्कस किया था स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन के बारे में। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो बच्चों ये पिक्चर जो देख रहे हो ये किसका पिक्चर है? ये सोलर सिस्टम का पिक्चर है। तो सोलर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स। सन के चारों तरफ जो 8 प्लैनेट है ये रिवॉल्व करते हैं और ये एक क्लियर पिक्चर है जहाँ पर आपको सारे प्लैनेट्स जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं उसका पिक्चर दिखाया गया है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सो द सोलर सिस्टम comprises of sun, the planets, the asteroids, meteors and other celestial bodies। हमने जो पिक्चर आपको अभी दिखाया उस पिक्चर में आपने सिर्फ सन और प्लैनेट को देख पाए, लेकिन इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जिसको हमने नहीं देखा। उसके बारे में भी हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। आपने देखा कि ये जो सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं, कोई चीज़ उनको होल्ड करके नहीं रखा, तो फिर ये गिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि देयर इज ए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो प्लैनेट भी एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, तो सन का एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है जिसके वजह से सारे प्लैनेट जो होते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने पाथ में सन के चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एंड ये सारे प्लैनेट जो है, प्लैनेट का खुद का लाइट एंड हीट नहीं होता, इसीलिए द सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द होल सोलर सिस्टम। यानी जो एस्टेरॉइड्स, मेटियोर्स, प्लैनेट्स, जितने सारे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं सबके लिए लाइट एंड हीट का सोर्स कौन होता है? सन। अभी हम सबसे पहले शुरू करेंगे सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, द प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो सीक्वेंस है सन से शुरू करते हुए ये सीक्वेंस है। सन से सबसे नज़दीक होता है मर्क्यूरी और सबसे दूरी पर होता है नेपच्यून। और जैसे मैंने बताया कि प्लैनेट का खुद का लाइट और हीट नहीं होता, वो सन का लाइट और हीट से उनका जो गर्मी होती है सन के वजह से होती है, और उनका जो लाइट होता है दैट इज ऑल्सो फॉर द बिकॉज ऑफ द सन। एंड ये जो प्लैनेट्स होते हैं सबका एक एक फिक्स्ड पाथ होता है जिस पाथ में वो सन के चारों तरफ घूमते हैं। एंड दैट द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। एंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन of a planet is the time that it takes to complete one revolution around the sun। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन किसको कहा जाता है? सन के चारों तरफ एक बार पूरा घूम के फिर उसी जगह पर आने को कहा जाता है। एक यानी हम बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट वन रिवोल्यूशन को कहा जाता है, उसके लिए जितना टाइम लगता है उसको कहा जाता है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एंड क्योंकि सन और प्लैनेट के बीच जो डिस्टेंस होता है वो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट का
डिफरेंट होता है। जैसे मर्क्यूरी सन के बहुत नज़दीक होता है, वेनस उससे थोड़ा दूरी पर, अर्थ उससे थोड़ा दूरी पर, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस में होता है नेपच्यून। तो इसीलिए इनका जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है हर प्लैनेट का वो अलग होता है। जो सन के पास होता है उसका जो रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है सबसे कम होता है, और जो ज़्यादा दूरी पर, सबसे दूरी पर होता है उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। उसी तरह हर प्लैनेट का अपना एक एक्सिस होता है, और उस एक्सिस के चारों तरफ हर प्लैनेट घूमते हैं, और उस मोशन को, उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? रोटेशन। और द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड द टाइम ऑफ रोटेशन। तो बच्चों यहाँ समझ में आया आपको? रिवॉल्यूशन यानी द revolution यानी the movement of the planet around the sun, and the time period of revolution means the time taken to complete one revolution. Similarly, rotation means the movement of the planet around its own axis, खुद के एक्सिस के चारों तरफ जो घूमता है उसको कहा जाता है रोटेशन, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम ऑफ रोटेशन। और ये हर प्लैनेट का अलग अलग टाइम ऑफ रोटेशन होता है, और हर प्लैनेट का कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं, और ये सैटेलाइट्स भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। जैसे अर्थ का एक सैटेलाइट होता है नेचुरल सैटेलाइट जो है मून, और ये सैटेलाइट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी दे मूव अराउंड द प्लैनेट। जैसे मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अर्थ इज ए प्लैनेट एंड मून इज ए सैटेलाइट। ओके, ये बच्चों आप देख सकते हो हमारा जो प्लैनेट्स है, ये प्लैनेट्स के डिफरेंट कलर्स भी होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अभी तक तो सिर्फ मार्स और अर्थ तक ही जा चुके हैं हमारे साइंटिस्ट्स, एस्ट्रोनॉट्स जो है, लेकिन मर्क्यूरी में क्या है, बाकी प्लैनेट्स में क्या है सबको पता नहीं है। तो सोचा जाता है कि वहाँ जो रॉक्स होते हैं उस रॉक्स और उसका स्ट्रक्चर की वजह से इस तरह का कलर होता है। जैसे अर्थ का कलर ब्लू होता है क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज़ ब्लू इन कलर, स्पेस से ब्लू कलर दिखाई देता है। उसी तरह मार्स थोड़ा रेडिश कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो इसी तरह आपका यहाँ पर हमने 8 जो है प्लैनेट हमने दिखाया, ये है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नाउ व्हाई डू प्लैनेट्स नॉट फॉल इनटू द सन? सन के चारों तरफ घूमते घूमते जो प्लैनेट होते हैं सन के अंदर गिर क्यों नहीं जाते? क्योंकि सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि प्लैनेट के ऊपर अप्लाई होता है, बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है, सारे प्लैनेट खींचते हुए अपने तरफ सन के तरफ आ जाते और सन में गिर जाते, लेकिन फिर भी ये सन में गिरते नहीं है। इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो रिवॉल्यूशन हो रहा है उनके चारों तरफ जो घूमते हैं, ये घूमना जब तक चलता रहेगा तब तक ये सन के अंदर गिर नहीं सकते। आप जैसे देखो बच्चों, आप 2 दोस्त खड़े हो जाओ, एक दोस्त एक सर्कल का सेंटर में खड़ा रहेगा जिसको हम सन के साथ कंपेयर करेंगे, और एक दोस्त जिसको हम प्लैनेट बोल के सोचेंगे। अभी आपका जो दूसरा दोस्त है जो सन है, यानी जो सेंटर में जो दोस्त खड़ी है, वो दूसरे दोस्त का हाथ को पकड़ के उसको घुमाने लगेगा, और जब घुमाएगा आप देखोगे कि जब उसको हाथ को पकड़ा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसीलिए उसने उसको पकड़ के रखा।
लेकिन आप देखोगे जब तक उसको घुमा रहा है दूसरा दोस्त यानी जो प्लैनेट है, वो एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, वो आपके दोस्त के पास गिर नहीं जाता, दोस्त के पास नहीं आ जाता, ठीक है। तो पहले क्या था, आपके दोस्त के पास खड़ा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन अभी जब तक वो घूम रहा है आप देख सकते हैं उसका पैर काफ़ी डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, और उसका सर भी काफ़ी डिस्टेंस पर होगा। तो जब तक ये घूमते रहते हैं तब तक ये गिर नहीं सकते। सो why they do not fall into the sun? Because even if the sun has the gravitational force, because they keep on revolving around the sun in a fixed path, that's why they don't fall into the sun. नेक्स्ट, सबसे पहला प्लैनेट हम पढ़ेंगे मर्क्यूरी के बारे में। इट इज़ द प्लैनेट दैट लाइज क्लोजेस्ट टू द सन एंड इट इज़ स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट। जितने सारे प्लैनेट है सबसे छोटा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व मर्क्यूरी बिकॉज इट हाइड्स इन द ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि सन का बहुत नज़दीक होता है तो सन का जो ग्लेयर होता है, जो ग्लेज होता है, उसमें ये छिप जाता है, इतना लाइट इसको मिलता है। देयरफॉर इट कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड और व्यूड इन द स्काई जस्ट बिफोर द सनसेट और बिफोर द सनराइज। सनराइज या सनसेट से पहले थोड़ा सा अंधेरा जब होता है तब ये दिखाई देता है, और फिर भी इसको देखना बहुत मुश्किल होता है। एंड इट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। ये बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको, मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेनस। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It can sometimes be viewed in the eastern sky, very important children, eastern sky before the time of sunrise or in the western sky before the sunset. Hence it is often called morning or evening star. तो वेनस को कभी कभी हम देखे हैं तो ये इधर ईस्ट या फिर वेस्ट में दिखाई देता है। ईस्ट में दिखाई देता है बिफोर द सनराइज और वेस्ट में दिखाई देता है बिफोर द सनसेट, ओके। एंड इट हैज़ ऑल्सो नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। इसका भी खुद का नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। एंड वेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लाइक द अर्थ विच रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। बच्चों ये पॉइंट याद रखो, वेनस ईस्ट टू वेस्ट घूमता है जबकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। वेनस ऑल्सो शोज फेजेस जस्ट लाइक द मून, ओके। इसका सैटेलाइट नहीं है लेकिन वेनस का डिफरेंट फेज हम अर्थ से देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड प्लैनेट आता है हमारा अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर द लाइफ एग्जिस्ट्स। व्हाई दैट यू नो, बिकॉज अर्थ में all favorable environment conditions are there, like the presence of atmosphere and water, जो कि लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी है वो प्रेजेंट है। दैट्स वाई द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। एंड द टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो suitable for the existence of the life. That's why the life exists here. And why the temperature is suitable? Because the earth remains in a very very suitable distance from the sun, क्योंकि सन से ही हीट हमको पहुंचता है। जितने सारे प्लैनेट हैं उनको भी सन से ही हीट पहुंचता है, क्योंकि अर्थ एक बहुत ही अच्छा डिस्टेंस में है, इसीलिए उसका जो हीट मिलता है दैट हीट इज परफेक्ट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ। तो अर्थ पर क्या क्या है? एटमॉस्फेयर है, वाटर है और सफिशिएंट हीट, और यू कैन से सुइटेबल हीट रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ इज प्रेजेंट, ओके। और अर्थ का जो एक्सिस होता है दैट इज ए टिल्टेड एक्सिस, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, और जिसके वजह से अर्थ जब रिवॉल्व करता है सन के चारों तरफ
तो सीजन का चेंज होता है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। द अर्थ हैज ए टिल्टेड एक्सिस, दैट्स वाई द चेंजिंग ऑफ सीजन इज दैट ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द sun. The earth is covered with water naturally and therefore appears bluish green when viewed from the space. The earth possesses its own natural satellite, that is moon. इसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और वो है मून। अभी देखेंगे ऑर्बिटल एंड इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। ये आप देख सकते हो बच्चों, ये अर्थ का पिक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल यानी जिस पाथ में सन के चारों तरफ घूमता है उसका प्लेन, और जो खुद का प्लेन है। आप एक अर्थ का जो एक्सिस है, जो रेड कलर का एक्सिस दिखाया जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं किस तरह ये टिल्टेड है, ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल जब ऑर्बिट में घूमता है तो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में घूमता है, तो और खुद के चारों तरफ भी घूमता है, इसीलिए यहाँ पर सीजनल चेंजेस होते हैं। अभी हम देखेंगे कि ये ऑर्बिटल एंड इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ होता क्या है। सबसे पहले ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द अर्थ, हम जानते हैं कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है एक पर्टिकुलर पाथ में, जिसको कहा जाता है ऑर्बिट। सो द प्लेन इन व्हिच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जिस प्लेन में ये सन के चारों तरफ घूमता है, रिवॉल्व करता है, उसको कहा जाता है ऑर्बिटल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन क्या है? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रन फ्रॉम द मिडल ऑफ द अर्थ। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटर यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है एग्जैक्टली एट द सेंटर, उसको कहा जाता है इक्वेटर। सो इस प्लेन को कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेन। द इक्वेटोरियल प्लेन and the orbital plane of the earth are inclined at an angle of 23.5 degree. Hence, the axis of earth is tilted at an angle of 66.5 degree to the orbital plane. मैं फिर से आपको पिक्चर दिखा रही हूँ बच्चों, यहाँ देखो, आप देख सकते हैं जो रेड कलर है, ये स्किप हो गया बच्चों, आई एम सॉरी। अच्छा, ये बच्चों ये पिक्चर आप देखो, यहाँ पर आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, दैट इज द ऑर्बिटल प्लेन। और ऑर्बिटल प्लेन के ऊपर जो अर्थ का जो एक्सिस है, दैट एक्सिस इज एट 90 डिग्री। लेकिन अर्थ का जो रियल एक्सिस होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, तो ऑर्बिटल प्लेन से जो 90 डिग्री में जो लाइन जाता है उसके साथ ये 23.4 डिग्री में रहता है। यानी ये जो ऑर्बिटल प्लेन है, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये 66.6 डिग्री में रहता है, ठीक है। नाउ चेंजेस इन सीजन ड्यू टू अर्थ्स टिल्टेड एक्सिस। देखो बच्चों, हमने आपको बताया, पहले से ही बता दिया कि अर्थ का जो सीजन चेंज होता है, जो 6 सीजन्स आर देयर, दैट इज ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ। सो ये एक्सिस टिल्ट होने के वजह से ये क्या होता है, सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व करता है तो डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ गेट्स डिफरेंट लाइट एंड डिफरेंट हीट, जिसके वजह से वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होता है। एट द सेम टाइम में अर्थ का डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट लाइट एंड डिफरेंट हीट पहुंचता है, और ये सीजन दैट डिटरमाइंस द सीजन, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ हमने 4 पोजीशन दिखाया अर्थ का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका इक्वेटोरियल प्लेन यानी
जो हमने बताया ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन फिक्स रहता है लेकिन उसका एक्सिस जो है वो टिल्टेड है, आप देख सकते हैं। तो ये कैसे मूव करते हुए किस तरह इसको आप देख सकते हैं। अटम, अटम में आपको आप देख सकते हैं अर्थ का एक हिस्से को पूरा ब्राइट लाइट मिल रहा है, यानी ज़्यादा हीट भी मिल रहा है। उसके बाद आप धीरे धीरे देख सकते हैं जैसे आप राइट साइड में आएंगे तो आधे से ज़्यादा हिस्सा को गर्मी महसूस होता है और कम हिस्सों को थोड़ा गर्मी कम महसूस होता है। फिर आप नीचे वाले डायग्राम में आइए। नीचे वाला डायग्राम में आप देख सकते हैं जिस हिस्से को पहले पूरी तरह लाइट और हीट मिल रहा था, अभी उस हिस्से को पूरा आपका ठंड यानी बहुत कम हीट और अंधेरा मिल रहा है। उसके बाद आप फिर लेफ्ट साइड में जाइए। लेफ्ट साइड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पूरा आधे हिस्से को लाइट मिल रहा है, आधे हिस्से को लाइट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह जो हीट और लाइट क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। और क्योंकि अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है तो जब ये रिवॉल्व करता है तो डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट लाइट और हीट मिलता है, इसलिए डिफरेंट क्लाइमेट होते हैं और उसको हम सीजन बोलते हैं। देन नेक्स्ट प्लैनेट है मार्स। It is also called red planet because it has a reddish color. It has 2 moons of its own. यानी इसका 2 natural satellite है. And what is Mangalyaan? Mangalyaan is an orbiter launched by ISRO, that is Indian Space Research Organization, that orbit around the Mars. It was launched in November 2013 and was placed in its orbit around the Mars in September 2014 successfully. And you know children, India is the first country that could place an orbital in its orbit in the first attempt. ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट होते हैं। पहले ही चांस में उन्होंने लॉन्च कर दिया एक ऑर्बिटल को जो कि मार्स के ऑर्बिट में मार्स के चारों तरफ ये घूमने लगेगा। ठीक है, ऑर्बिट अराउंड द मार्स। द नेक्स्ट इज जुपिटर। इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इतना बड़ा है कि 1300 अर्थ लाइक प्लैनेट मिलेंगे तो एक जुपिटर बन सकता है। इट डज नॉट हैव हाई मास एज कम्पेयर टू इट्स साइज। इसका साइज इतना बड़ा है लेकिन इसका मास बहुत कम है। द मास इज अराउंड 318 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ। देखो साइज 1300 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से, लेकिन उसका जो मास है 318 टाइम्स ही बड़ा है। द रोटेशन टाइम ऑफ जुपिटर यानी खुद के एक्सिस के चारों तरफ घूमने के लिए इसको 9 hours 55 minutes लगता है। जुपिटर हैज़ मैनी मून्स आउट ऑफ विच 4 large moons can be viewed from the earth with the help of a telescope. Jupiter has thin ring around it जो कि हम देख नहीं सकते। The next planet is Saturn. Saturn has thick rings around it that can be easily viewed with naked eye. It has 30 natural satellites. आप देखो कितना सारा satellites है इसका, 30 natural satellites है। The density of Saturn is less than that of water, making it the least dense planet of the solar system. सबसे least dense planet है Saturn, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर की जगह पर यहाँ पर आइस बनते हैं एंड यू नो दैट आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है। द नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरानस। जस्ट लाइक वेनस, यूरानस ऑल्सो रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इट हैज 21 नेचुरल सैटेलाइट्स। द रोटेशन एक्सिस ऑफ यूरानस इज हाईली tilted. The atmosphere of Uranus
comprises hydrogen and methane gas mainly. Very important, children. So you have to remember the number of satellites of each planet and how they rotate. And specifically for Uranus, you have to remember the gas present in it. The next planet is Neptune. It is the farthest planet from the sun, hence it takes the most time to revolve around the sun. It has 8 natural satellites of its own. क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दूरी पर है तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और you can say the period of revolution is highest for Neptune. देन यहाँ पर कुछ प्लानिटरी डाटा हमने दिया है, पूरा इसका डाटा दे दिया है बच्चों. देखो मर्क्यूरी का डिस्टेंस, सारे जो प्लानेट है सारे प्लानेट का डिस्टेंस फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में दिया गया है, और हर प्लानेट का डायमीटर दिया गया है ताकि आपको साइज पता चले. देन पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो ये रिवोल्यूशन डेज के हिसाब से या फिर ईयर के हिसाब से दिया गया है. देन पीरियड ऑफ रोटेशन, रोटेशन यानी खुद के चारों तरफ घूमने के लिए कितना टाइम लगता है. तो ये बच्चों देखो मर्क्यूरी का एवरेज डिस्टेंस है 58500000, डायमीटर है 4879, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज 88 डेज, पीरियड ऑफ रोटेशन इज 59.9 डेज. वेनस का जो डिस्टेंस है सन से 108,000,000, डायमीटर इज 12,104, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 224.7 days, and the period of rotation is 244 days. अर्थ का डिस्टेंस है सन से 150,000,000, and diameter is 12,756. The period of revolution is 365.2 days, यानी एक साल, इसको एक साल कहा जाता है. And the period of rotation is 1 day or 24 hours. Then Mars, its distance is 228,000,000. So you can see how the distance is increasing from the sun as we move from Mercury to Neptune, and its diameter is 142,984, and now its revolution is in terms of year, it is 11.9 year. So here you can see the revolution period is increasing and the rotation period is 9.9 hour only. Then Saturn, its diameter, its distance is 143100000. Its diameter is 120536. The revolution period is 29.5 years and rotation period is 10.7 hours. Uranus, its size, its distance is 288,000,000, and its diameter is 51,118, and revolution period is 83.8 years. The rotation period is 17.2 hours. Neptune, its distance, it is the farthest planet, so its distance is 4510500,000. So these distances are in kilometer, and then the diameter is also in kilometer. The diameter is 49,528, and the revolution period is 163.8 years. So सबसे ज़्यादा टाइम लगता है नेपच्यून को रिवॉल्व करने के लिए सन के चारों तरफ, और इसका रोटेशन पीरियड होता है 16.1 आवर. The next, the planets are divided into two groups, children, inner and outer planet. The first 4 planets of the solar system are called inner planet, and these inner planets have the few moons of their own. उनका सबसे कम सैटेलाइट होता है.
बट द प्लैनेट्स आफ्टर मार्स अप टू मार्स, मार्स तक प्लैनेट जो है आपका मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर द इनर प्लैनेट, और बाकी जितने प्लैनेट होते हैं उसको कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये सारे जो आउटर प्लैनेट्स है सबके चारों तरफ एक रिंग सिस्टम होता है, एंड उनका सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं। तो क्या क्या डिफरेंस है बच्चों इनर एंड आउटर प्लैनेट में? इनर प्लैनेट है फर्स्ट 4 प्लैनेट, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। इनका खुद का जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं सबसे कम होते हैं, और इनके चारों तरफ रिंग नहीं होते। और जो आउटर प्लैनेट होते हैं, बाकी मार्स तक जो 4 प्लैनेट उनको छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट को आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। और ये सारे प्लैनेट के चारों तरफ एक रिंग होता है, और सबका ज़्यादा नंबर का सैटेलाइट्स होते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स? जैसे बच्चों आप जानते हो, स्टार्स आर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स दैट emit their own light and heat। उनका खुद का हीट है, खुद का लाइट है। बट प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जिनका खुद का लाइट और हीट नहीं है। ठीक है। देन नेक्स्ट पोजीशन, स्टार हमेशा एक ही जगह पर टिका रहता है, उसका पोजीशन कभी चेंज नहीं होता। बट प्लैनेट क्योंकि स्टार के चारों तरफ घूमते हैं इसीलिए इनका पोजीशन हमेशा चेंज होता रहता है। और इफ यू कंपेयर द साइज ऑफ द स्टार एंड द प्लैनेट, द स्टार्स आर बिगर देन द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स काफ़ी छोटे होते हैं एज कंपेयर टू स्टार्स। स्टार्स हमको दिखते हैं डॉट शेप का, और प्लैनेट हमको स्फीयर शेप का दिखते हैं। स्टार्स का टेम्परेचर बहुत हाई होता है और प्लैनेट का टेम्परेचर बहुत लो होता है। सही में कहा जाए तो प्लैनेट का खुद का टेम्परेचर नहीं होता, वो स्टार का टेम्परेचर से यानी सन का टेम्परेचर से ही उसका जो हीट होता है वो होता है। देन जैसे आपका सोलर सिस्टम में एक ही स्टार होता है, बट प्लैनेट का नंबर ज़्यादा होता है। स्टार्स ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। एंड अगर हम उसका कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे तो स्टार्स में हाइड्रोजन, हीलियम एंड अदर लाइट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, जबकि प्लैनेट्स में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस में बी देयर। ओके। नाउ अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, बच्चों हमने पहले ही आपको बताया था सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लैनेट और सन नहीं होते, उसके अलावा मेटियोर्स, कमेट्स, सैटेलाइट्स बहुत कुछ होते हैं। तो अभी हम उन्हीं मेंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स को छोड़ के क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एस्टेरॉइड्स। Like other planets, there are certain celestial bodies that are found in the solar system. Asteroids are small rock-like objects that are found orbiting the sun. Planet के अलावा कुछ rock-like substance, rock-like object सन के चारों तरफ planet के साथ साथ घूमते रहते हैं, उसको कहा जाता है asteroids। और generally ये जो asteroids है, very very important children, ये asteroid एक orbit में move करते हैं अराउंड द सन, और किसके बीच होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्स एंड जुपिटर के बीच होते हैं। ठीक है। और इसीलिए जिस रीजन में ये एस्टेरॉइड्स सन के चारों तरफ घूमते हैं जहां पर होते हैं उसको कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो ये यहाँ पर ज़्यादा एस्टेरॉइड है इसीलिए एक रिंग की तरह दिखाई देता है। इसका मतलब नहीं है कि एस्टेरॉइड और कहीं और किसी प्लैनेट के पास नहीं है, ये चारों तरफ है सोलर सिस्टम का, बट क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है और सन के चारों तरफ एक स्पेसिफिक पाथवे में घूमता है तो इसीलिए उसको कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। तो ये बच्चों कुछ पिक्चर्स है एस्टेरॉइड्स का। दीज आर द सेलेस्टियल बॉडी, छोटे बड़े रॉक जैसा थिंग्स है। सो ये एस्टेरॉइड बेल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो ये ऑर्बिट ऑफ जुपिटर बाहर की तरफ है, आप देख सकते हो। फिर अंदर की तरफ है ऑर्बिट ऑफ मार्स। ओके।
बीच में सन है, और मार्स और जुपिटर के जो बीच में जो ऑर्बिट है वहां पर आप देख सकते हैं एस्टेरॉइड्स। अभी हम देखेंगे कॉमेट। Comet are big pieces of ice and rock that also revolves around the sun in elliptical shaped orbit. Elliptical means not exactly circular, ये थोड़ा सा ओवल शेप्ड होता है, उसी शेप में ये घूमता रहता है। एंड ये आइस का टुकड़ा हो सकता है या फिर रॉक का टुकड़ा हो सकता है। द कमेट्स एक्चुअली ये जो रॉक्स जो एट द बिगिनिंग ऑफ द सोलर सिस्टम जब शुरू हुआ, जब रॉक बने तो उस रॉक का कुछ कुछ टुकड़े रह गए थे, उस टुकड़े को कहा जाता है कॉमेट। एंड ये कॉमेट का अक्सर देखा जाता है कि इनका एक टेल होता है। एंड ये टेल हम तभी देख सकते हैं जब कॉमेट सन की तरफ मूव करता है, ठीक है। एंड एट दैट टाइम जब ये सन की तरफ मूव करता है, डस्ट एंड गैसेस आर डिस्चार्ज फ्रॉम द कमेट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। जैसे जैसे सन की तरफ बढ़ता है कमेट, यानी ये जो रॉक, तो वहाँ से क्या होता है, हीट के वजह से, ज़्यादा हीट के वजह से डस्ट एंड गैस रिलीज होता है, और ये डस्ट और गैस जो रिलीज होता है वो एक टेल की तरह दिखता है, ठीक है। सो सिंस द comet is approaching the sun, the tail of the comet is always in opposite direction of the sun. तो सन की तरफ जब रॉक यानी कमेट बढ़ता है सन की तरफ, तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका जो डस्ट एंड गैस रिलीज होता है, तो वही उसका टेल बनाता है। तो टेल हमेशा सन का ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देता है। एंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द कमेट इंक्रीजेस, the size of the tail of the comet also increases. अगर आपका जो सन एंड कमेट के बीच अगर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो उसका जो साइज होता है टेल का वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। सिंस कमेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दे कैन बी व्यूड एट पीरियोडिक टाइम्स फ्रॉम द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल, हेलिस कमेट appears after 76 years. It was last viewed in 1986. Now, other celestial body में हम पढ़ेंगे meteoroids and meteors. The asteroids in the space sometimes collide with each other. Asteroid हमने आपको बताया था बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, जब ये कोलाइड होते हैं तो ये टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको कहा जाता है मेटियोरॉइड्स। एंड ये जो छोटे छोटे मेटियोरॉइड्स होते हैं, ये मेटियोर फिर जब टुकड़ा हो जाता है उससे जो बनता है उसको कहा जाता है मेटियोर्स। तो एस्टेरॉइड से मेटियोरॉइड्स बनते हैं, मेटियोरॉइड से मेटियोर्स बनते हैं, ये आपको याद रखना है। एंड व्हेन ए मेटियोरॉइड्स enters the atmosphere of the earth, it appears as a streak of light in the sky or a meteor. The meteors generally have high speed as they enter the atmosphere, thus they get heated off due to the friction of the earth. टूटा हुआ तारा जो आप बोलते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है, वो होता है आपका एस्टेरॉइड्स। सो एस्टेरॉइड जो टुकड़ा हो जाता है तो वो मेटियोरॉइड्स बनता है, और मेटियोरॉइड्स गिरने लगता है अर्थ की तरफ। तब जब मेटियोरॉइड्स अर्थ की तरफ गिरने लगता है, या फिर मेटियोर्स जब अर्थ की तरफ आने लगता है, तो एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर करता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, और ज़्यादा स्पीड के वजह से जो एटमॉस्फेयर के साथ उसका फ्रिक्शन होता है, और उस फ्रिक्शन के वजह से उसी से लाइट रिलीज होता है और बहुत हीट रिलीज होता है, जिससे कि उसका काफ़ी हिस्सा जल जाते हैं। अगर वो कुछ बच जाता है मेटियोर्स का तो वो अर्थ सरफेस में आकर गिरता है, अदरवाइज वो एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। Hence the meteors light off as a streak of light. However, they get evaporated in the sky before reaching the earth's surface. And this streak of light is therefore visible for a short time span. टूटा हुआ तारा नीचे गिरने तक हम देख नहीं सकते,
क्योंकि उसका जो लाइट है वो एटमॉस्फेयर में गैसियस फॉर्म में ही इवापोरेट हो जाता है, इसीलिए जब तक सरफेस तक पहुंचता है तो उसका जो स्ट्रिक ऑफ लाइट होता है वो दिखाई नहीं देता। एंड मेटियोर्स आर ऑल्सो कॉल्ड शूटिंग स्टार्स, मैंने जो बोला टूटा हुआ तारा, बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हाउएवर they are not stars but just a piece of rock. just remain remember children, the हम जिसको शूटिंग स्टार बोलते हैं they are actually the meteors और meteorites. so ये देखो बच्चों किस तरह अर्थ की तरफ बढ़ रहा है एक मेटियोर, और अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर में आने के बाद उसमें से फ्रिक्शन के वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है, और वो लाइट फिर इवापोरेट हो जाता है। यहाँ देखो बच्चों किस तरह आपका एक मीटियोर अर्थ सरफेस को स्ट्राइक करने जा रहा है। नाउ मीटियोर शावर, व्हेन द अर्थ क्रॉसेस अ कॉमेट्स टेल, a large number of flying meteors can be observed in the sky. This is called a meteor shower. Certain meteors shower occur periodically in the sky. जब कॉमेट दिखता है तो तब हमको लगता है जब अर्थ क्रॉस करता है कॉमेट का टेल को जब क्रॉस करता है तो टेल में होता क्या है, डस्ट एंड छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होता है, तो हमको दिखाई देता है जैसे काफ़ी सारे ये रॉक्स का जो टुकड़ा होता है, दे आर नथिंग बट द मेटियोर्स। सो ये मेटियोर्स दिखाई देते हैं स्काई में जब अर्थ कॉमेट का टेल को क्रॉस करता है। ये देखो बच्चों, ये देखो ये है अर्थ का सरफेस, और एक कॉमेट देखो आप, एक कॉमेट को आप देख सकते हो, लेकिन कॉमेट्स का टेल है, और टेल की तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लाइट स्ट्रिक देख सकते हैं। ये स्ट्रिक क्या है, क्योंकि कॉमेट भी बहुत स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये जब मूव करता है तो काफ़ी मात्रा में डस्ट, रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े और जो गैस है उसको रिलीज कर रहा है, और उसका जब अर्थ का एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जो अब आते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से लाइट का स्ट्रिक रिलीज होता है जो कि हमको शूटिंग स्टार की तरह दिखाई देता है, और एक साथ बहुत सारे दिखाई देते हैं, इसीलिए उसको मेटियोर शावर कहा जाता है। जैसे शावर से पानी गिरता है ना, उसी तरह ये दिखाई देते हैं स्काई में, तो इसीलिए उनको मेटियोर शावर कहा जाता है। देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, बच्चों हमने अभी तक नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था कि जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं उनके काफ़ी नंबर में काफ़ी सारे नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, लेकिन बच्चों ह्यूमन बीइंग हैज़ मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑल्सो, और ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट को प्लैनेट के चारों तरफ घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। So these are the artificial satellites are the man-made satellites. They are sent out into the space to revolve around the Earth. The orbit nearer to the Earth as compared to the Moon. Functions of artificial satellite क्या है हम देखेंगे। बच्चों ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम कहाँ छोड़ते हैं, मून का जो ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट से थोड़ा नीचे, यानी अर्थ की तरफ, यानी मून और अर्थ के बीच में हम ये सैटेलाइट को छोड़ते हैं। एंड इसका ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे किस काम में आते हैं, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर आगे क्या वेदर होगा, देन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन, आप जो टीवी देखते हो, रेडियो देखते हो, इसका जो ट्रांसमिशन होता है उसका स्टेशन, जो ट्रांसमिशन स्टेशन होता है वो कहीं दूर पर होता है, लेकिन हम देखते कैसे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स। रिमोट सेंसिंग, acquiring information about an object from a distance. For example, the artificial satellite can acquire information about the earth from a distance. टेलीकम्युनिकेशन, आप बात करते हो एक जगह से दूसरी जगह, हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, बात करते हैं, लेकिन हमने कभी समझने की कोशिश नहीं किया कि हमको इतने दूर से, दिल्ली में कोई है तो हम यहाँ भुवनेश्वर में किस तरह हम बात को सुन पा रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट। ठीक है, क्योंकि ये सारे रेडियो सिग्नल्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं
जो कि सैटेलाइट ट्रांसमिट करता है। इसके अलावा सैटेलाइट का और भी बहुत कुछ काम है बच्चों, जिसके लिए हम अर्थ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और अर्थ का सरफेस में कहाँ क्या है, कहाँ वाटर है, कहाँ लैंड है, कहाँ प्लेन है, एवरीथिंग वी कैन सी। तो यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और उसमें जो कैमरा फिक्स्ड हुआ है वहाँ उसी के द्वारा हम देख सकते हैं अर्थ का डिफरेंट। और सैटेलाइट जैसे जैसे घूमता है तो अर्थ का डिफरेंट पोजीशन, डिफरेंट स्ट्रक्चर को हम जान सकते हैं। यहाँ कुछ हमने इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आर्यभट्ट, इनसैट, IRS, कल्पना 1, एडुसैट। Now we'll discuss the difference between the natural and artificial satellite. Natural satellites are formed naturally. Artificial satellites are man-made. The natural satellites are not controlled by human, but artificial satellites are controlled by human. The natural satellites are permanent, but artificial satellites कब खराब हो जाएगा, कब ऑर्बिट में मूव करना बंद कर देगा, so they are temporary. And the natural satellites are not used for communication. ट्रांसमिशन जो हमने जो फंक्शन बताया उसका सैटेलाइट का, ये सारे फंक्शन नेचुरल सैटेलाइट के द्वारा नहीं होता, जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा होता है। ओके, एंड the moon is a satellite of the earth that we know, while earth is a satellite of the sun. यहाँ कुछ पिक्चर दिखाया है हमने कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स सोलर सिस्टम का। ये कुछ ही बहुत ही कम सैटेलाइट है, लेकिन हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कितने सारे सैटेलाइट्स होते हैं एक एक प्लैनेट के। तो यहाँ यू कैन जस्ट गो थ्रू द पिक्चर्स ऑफ द सैटेलाइट्स। और यहाँ मून सबसे पहले दिखाया है, क्योंकि मून अर्थ से पहले जो दो प्लैनेट है मर्क्यूरी एंड वेनस, ये दोनों का खुद का कोई सैटेलाइट नहीं होता। तो ये है कुछ सैटेलाइट्स, देखो बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।